मेंटल मैकेनिज्म को जो है वो टू पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पॉजिटिव मेंटल मैकेनिज्म और एक दूसरा निगेटिव मेंटल मैकेनिज्म। मेंटल मैकेनिज्म जो है पॉजिटिव वाला उसको हम लोगों ने कवर कर लिया, वो टोटल 14 था। अब हम उसका दूसरा टाइप पे आते हैं जो कि क्या है, निगेटिव मेंटल मैकेनिज्म। ये नाम ही क्या बोल रहा है, ये निगेटिव टाइप का मेंटल मैकेनिज्म है। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है इस तरीके का मेंटल मैकेनिज्म का बहुत ज्यादा यूज करता है तो मेंटल हेल्थ पे क्या होता है, बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। व्यक्ति के हेल्थ पे जो है क्या होता है, इसका बुरा इफेक्ट देखने को मिलता है। व्यक्ति में माल एडजस्टमेंट डेवलप हो जाता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से नहीं निभा पाएगा। एक नॉर्मल अमाउंट में जो है अगर कोई व्यक्ति कर रहा है इसका यूज तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ज्यादा जो है निगेटिव मेंटल मैकेनिज्म का यूज कर रहा है उससे क्या हो सकता है, उसको मेंटल इलनेस भी काउज हो सकता है। निगेटिव मेंटल मैकेनिज्म जो है ये भी कितने हैं, 14 है। हमने पॉजिटिव 14 किया, अब नेगेटिव 14 को कंप्लीट करना है। अब इसको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरह के मेंटल मैकेनिज्म में क्या होता है। सबसे पहले हमारा आता है सप्रेशन, इसका हिंदी होता है शमन। जब हम पॉजिटिव मेंटल मैकेनिज्म की बात कर रहे थे तो हमने इससे मिलता जुलता एक वर्ड देखा था, वो था रिप्रेशन, उसका हिंदी था दमन। ठीक है, जब हम दमन की बात कर रहे थे, रिप्रेशन की बात कर रहे थे किसमें, पॉजिटिव मेंटल मैकेनिज्म में, तो वो क्या कर रहा था, उसमें जो व्यक्ति होता है वो अनकॉन्शियसली जो है उसको जो चीज याद नहीं रखना होता है, जो उसके लाइफ का बुरा इवेंट होता है उसको वो क्या करता है, अनकॉन्शियसली भूल जाता है। वो भी सेलेक्टिव फॉरगेटिंग का एक तरीका था। अब हम आते हैं निगेटिव मेंटल मैकेनिज्म में, इसमें आता है सप्रेशन, इसका हिंदी होता है समन। इसमें भी व्यक्ति क्या करता है, अपनी जो भी बुरी अनुभव है, जो भी दुखद घटनाएं जिंदगी में उसकी घटी है, उसको वो क्या करता है, व्यक्ति सप्रेशन में क्या करता है, भूलने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो व्यक्ति भूलने की कोशिश करता है ना, वो कॉन्शियस लेवल पे करता है। ऐसा जो है इसमें क्या करता है, व्यक्ति फोर्सफुल्ली उस चीज को भूलने की कोशिश करता है, मतलब जानबूझकर जो है अपनी ओर से पूरा फोर्स देके जानबूझ करके उस चीज को वो क्या करता है, भूलने की कोशिश करता है। ये भी जो है सप्रेशन, वो सेलेक्टिव फॉरगेटिंग का क्या है, एक तरीका है, जो कि उसके हेल्थ पे क्या करता है, मेंटल हेल्थ पे बुरा इफेक्ट डालता है। क्योंकि देखिए अगर कोई चीज हमें भूलना है तो उसको अगर हम बार बार जो है अवेयर है उसको लेके और कॉन्शियसली जो है हम उसको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार जानबूझकर हम इस तरीके से बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं कि हमें इसे भूलना है, हमें इसे भूलना है, हमें इस बात को भूलना है, उससे क्या होगा, हम उस चीज को भूल नहीं पाएंगे और हमको क्या होगा, और ज्यादा परेशानी होगी। तो सप्रेशन में जो होता है यही होता है, वो जो रिप्रेशन था वो अनकॉन्शियस लेवल पे हो रहा था, तो वो काफी मतलब आसान था और व्यक्ति के लिए क्या था, अच्छा भी था। व्यक्ति उसको भूल जा रहा था, उसको बहुत ज्यादा एफर्ट करना नहीं पड़ा था। लेकिन वहीं पे सप्रेशन जो है ये क्या हो रहा है, कॉन्शियसली हो रहा है, व्यक्ति जानबूझ के किसी चीज को भूलना चाह रहा है। हम जानबूझ के किसी चीज को याद तो करने की कोशिश कर सकते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन हम जानबूझ करके किसी चीज को भूल कैसे सकते हैं। अगर हम जान ही रहे हैं, अगर हम किसी चीज के पीछे फोर्स अभी तक लगा ही रहे हैं, वो चीज हम भूल कहाँ रहे, वो तो हमारे कॉन्शियस माइंड में रखी हुई है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति को थोड़ा परेशानी होता है सप्रेशन में। जैसे मान लेते हैं कि किसी का जो है कोई व्यक्ति है, उसका किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, तो वो क्या करता है, जब इस टॉपिक पे बात करने का आता है तो वो डायरेक्ट जो है इनकार कर देता है, वो सीधा ये बोलता है मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना है। तो ये क्या हो गया, सप्रेशन का एक एग्जाम्पल हो गया, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, एक निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म सप्रेशन का वो यूज कर रहा है। दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि व्यक्ति क्या करता है, उसके जो इमोशन है, उसके जो इमोशन है उसको क्या करता है, वो डिस्प्लेस कर देता है। एक जगह से वो क्या करता है, उसको दूसरी जगह पे जाके उसको वो थोप देता है। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में देखने को मिलता है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई मतलब एक बच्चा है, उसके पापा जो है वो बाहर काम करते हैं, जब वो काम करके आए और उन्हें डांट पड़ी है या किसी ने उसको कुछ बोला है, वो गुस्से में है। अब वो वहां से गुस्सा करके आया और उसने क्या किया, बच्चे को पीटना शुरू कर दिया या घर में गुस्सा करने लगे, घर में चीखने चिल्लाने लगे। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट का जो मेंटल मैकेनिज्म है वो उसका यूज कर रहा है। ये अनकॉन्शियस लेवल पे ये मेंटल मैकेनिज्म काम करता है, इसलिए व्यक्ति को पता नहीं होता, लेकिन ये चीजें क्या कर रही होती है, काम कर रही होती है, ऐसा हो रहा होता है उसके साथ, लेकिन ये अनकॉन्शियस लेवल पे होता है तो ऑटोमेटिक ही हो जाता है, व्यक्ति को इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, इसलिए उतना वो अवेयरनेस नहीं दिखाता है इन चीजों को लेकर। उसके अलावा जो हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक बच्चा है वो एग्जाम में फेल होगा, अब वो टीचर को कुछ कह नहीं सकता, टीचर के सामने गुस्सा मान लीजिए वो किसी कारण से नहीं दिखा सकता,
तो अब वो क्या कर रहा है, वो घर गया और घर जाके क्या कर रहा है, गुस्सा दिखा रहा है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। मतलब एक जगह का इमोशन वो क्या कर रहा है, वो दूसरे जगह पे जाके उसको वो एक्सप्रेस कर रहा है। अब मान लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, उसका अपने दोस्तों के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया, उसको किसी ने मार दिया, दोस्तों के साथ झगड़ा हो गई, मारपीट हो गई। जब वो बच्चा घर जाता है तो वो क्या कर रहा है कि अपने छोटे भाई बहन को, वो नॉर्मली बैठा हुआ है, खेल रहा है, उसको वो गया और उसने क्या किया, पीटना शुरू कर दिया, उसको मारपीट उसके साथ करने लगा। तो ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हुआ। अब हम आगे चलते हैं, तीसरा है हमारा विड्रॉल। विड्रॉल में व्यक्ति क्या करता है, किसी भी चीज से वो क्या करता है, बिल्कुल एक साइड ही हट जाता है। व्यक्ति क्या करता है, कोई सिचुएशन से या कुछ घटना जो कि उसको काफी ज्यादा दुखद घटना हुई है, उससे वो क्या करता है, वो फील्ड छोड़ के ही चला जाता है, वो उस चीज से बिल्कुल ही साइड हट जाता है ताकि उसको दोबारा परेशानी ना हो, उस चीज को बिल्कुल ही वो छोड़ देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, विड्रॉल कहते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसकी जो वाइफ है उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब किसी की वाइफ की डेथ हो गई तो वो क्या करता है, विड्रॉल का एग्जाम्पल दे रहा है, वो सन्यासी बन जाता है। किस तरीके का एग्जाम्पल हुआ, विड्रॉल का, कि अगर बच्चा एक एग्जाम को जो है बार बार दे रहा है, जैसे उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, तो वो क्या करता है, उसको वो छोड़ देता है। या फिर हो सकता है अगर वो ज्यादा परेशान हो तो वो पढ़ाई करना ही छोड़ देगा, वो उस फील्ड से बाहर चला जाएगा, वो पढ़ना ही छोड़ देगा। तो इसे क्या कहते हैं, विड्रॉल। रिएक्शन फॉर्मेशन, चौथा है हमारा रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन का हिंदी होता है प्रतिक्रिया निर्माण। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो रियल से ना बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर शो करता है सोसाइटी के सामने। जो असामाजिक बिहेवियर है उसको सोसाइटी के सामने जो है तुरंत वो क्या कर देता है, सामाजिक बिहेवियर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए दो भाई है, वो आपस में बिल्कुल लड़ते झगड़ते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते, घर के अंदर का ये बात है। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं, जब वो सोसाइटी के सामने जाते हैं, तो वो खुद को एक दूसरे को इतना अच्छे तरीके से मतलब प्रेजेंट करते हैं सोसाइटी के सामने कि वो काफी जो है इसके बीच में जो है किसी तरह का कोई टकराव नहीं है और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग बहुत एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, हंसी खुशी के साथ। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन कहते हैं। इसके अलावा अगर कोई सास बहू है, ठीक है, अगर कोई सास है वो अपने बहू को जो है वो बहुत मतलब उसको देखना पसंद नहीं करती, उससे बहुत ज्यादा ईर्ष्या है उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन जब वो सोसाइटी के सामने वो दोनों जाती है तो वो इस तरीके से शो करती है जैसे उन दोनों से ज्यादा प्यार किसी सास बहू में ना हो। इसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन कहते हैं। ये सारा चीज जो है ना अनकॉन्शियस लेवल पे चल रहा होता है। अब क्या है आपका फिफ्थ है आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है ना, जब बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो परेशानी जो होती है ना उसके फिजिकली रूप सिम्टम के रूप में जो होती है वो शो होती है। जैसे बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो जिसके कारण क्या होगा, उसको क्या होने लगेगा, पेट में दर्द होने लगेगा, सिर में दर्द होने लगेगा। तो वो क्या कर रही है, वो सारी चीजें जो माइंड के लेवल पे चल रही है वो अपने आप को फिजिकल सिम्टम के रूप में क्या करने लग जाती है, एक्सप्रेस करने लग जाती है। इसका नाम ही है रूपांतरण। जो माइंड के लेवल पे थॉट चल रहा था, फ्रस्ट्रेशन और फिर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो अपने आप को क्या कर लिया, रूपांतरित कर लिया, अपना फॉर्म चेंज करके वो क्या हो गया, अब उसको हेडेक हो रहा है, उसको पेट दर्द हो रहा है, या फिजिकल सिम्टम के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा आता है फिक्सेशन। नेक्स्ट है फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब कुछ भी फिक्स हो जाना, एक जगह पे स्थिर हो जाना, ठीक है। इसका हिंदी भी है स्थिरीकरण। अब फिक्सेशन में क्या होता है, फिक्सेशन में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए बच्चा था, ठीक, अब उसकी उम्र जो है बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो काफी बड़ा हो चुका है, 30 35 40 साल हो गया है। लेकिन अब क्या है, ऐसे 20 साल हो गया है, अब पहले बच्चा था, वो धीरे धीरे जो है उसका एज बढ़ा। लेकिन क्या हुआ कि व्यक्ति का जो बहुत सारा जो चीज को एक्सेप्ट जो है ना, उसमें मेच्योरिटी आई। लेकिन एक चीज जो है, मान लीजिए कोई भी वो चीज हो, उसको जो है बचपन में जैसा था, आज इतना एज बढ़ने के बाद भी जो है वो उस जगह पे क्या है, आज भी उसी तरीके से फिक्स का फिक्स ही रह गया है। उसी को हम क्या बोलते हैं, फिक्सेशन कहते हैं। मतलब उस व्यक्ति का जो एक एस्पेक्ट है लाइफ का, एक जगह पे वो क्या है, अभी तक ये मैच्योर नहीं हो पाया है, उसमें मैच्योरिटी नहीं आ पाई है किसी एक चीज को लेके। वो जैसा 10 साल पहले उस चीज को सोच रहा था, आज 20 साल बाद भी उसको वो उसी तरीके से देखता है, उसी तरीके से सोचता है। एक जगह पे क्या हो गया, उसका माइंड फिक्स हो गया। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा एक्यूरेट ना हो। जैसे कोई बचपन में 5 6 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, वो कॉकरोच से डरता है, ठीक है, वो डरता है कॉकरोच से। अब उसकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, 30 35 40 हो चुकी है, लेकिन वो काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, अपना घर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सब निभा रहा है, हर जो एस्पेक्ट है लाइफ का उसमें क्या आ गई, मैच्योरिटी आ गई है। लेकिन अभी भी जब वो कॉकरोच को देखता है, वो क्या हो जाता है, बिल्कुल बचपन में जैसे डर के
परेशान हो जाता था, वो अभी भी इस तरीके से क्या होता है, डर के परेशान हो जाता है। तो ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिया, हो सकता है यहाँ पे बहुत ज्यादा वो सूट ना कर रहा एग्जाम्पल, लेकिन हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो एक पॉइंट पे इंसान क्या है कि पहले जहाँ था 10 साल बाद भी वहां वहीं पे वो अटका हुआ है, मतलब क्या हो गया, फिक्स हो गया, उसमें क्या हो गया, फिक्सेशन हो गया, वो चीजें चेंज हुई ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है ना, वो अपनी किसी भी चीज के लिए, अपने तकलीफ के लिए, अपने फेलियर के लिए, अपनी कमी के लिए वो हमेशा दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मानता है। ये अनकॉन्शियस लेवल पे सारा तो वर्क करता ही, हमें पता ही है। और वो क्या है कि इन सारी चीजों के लिए क्या करता है, वो दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मानता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति का मूड खराब है, वो बोलेगा मेरे दोस्त की वजह से आज मेरा मूड खराब है, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खुद नहीं लेगा। अगर वो एग्जाम में फेल हो गया तो टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया इसलिए वो फेल हो गया। वो कभी भी जो है किसी भी चीज के लिए अपने स्ट्रेस, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन या जो भी चीज है उसके लिए वो क्या करता है, अगर उसमें कुछ डिमेरिट है उसके लिए भी वो क्या करता है, दूसरे को ही रिस्पॉन्सिबल मानता है, ना कि वो कभी खुद को देखता है। तो हो सकता है हमारे लेवल पर कुछ कमी रह गई होगी, ऐसा वो व्यक्ति नहीं करता। वो क्या करता है, अपना जो भी चीज है उसका जो कमी है उसको हमेशा दूसरे पे थोपता है कि इसकी वजह से ये हुआ है, उसकी वजह से वो हुआ है। यही होता है प्रोजेक्शन में। नेक्स्ट है हमारा डिसोसिएशन, मनोविच्छेदन। हिंदी को देखें तो क्या हो गया, मन का टूट जाना, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो डिसोसिएशन में क्या होता है, यही होता है, व्यक्ति का जो मन होता है, मान लीजिए उसका विच्छेदन हो गया है, वो टूट सा गया है। अगर व्यक्ति के लाइफ में कोई बहुत बुरा इवेंट हो जाता है, बहुत बुरी घटना हो जाती है, कोई दुखद घटना घटित हो जाती है, तो व्यक्ति क्या होता है, कुछ समय के लिए जो होता है अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाता है। मतलब जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता, वैसा कह सकते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी ही भूल जाता है। ठीक, और उसे उस घटना के बारे में कुछ याद नहीं रहता। फिर कुछ टाइम के बाद जो है हो सकता है वो रिवर्स आता है, या वो नहीं भी आ सकता है रिवर्स। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति की जो वाइफ है उसका डेथ हो गया। अब क्या है कि वो कुछ टाइम के लिए अपना गांव, समाज, घर, माहौल सबसे क्या हो गया, अपने आप को बिल्कुल साइड कर लिया, बिल्कुल दूर चला गया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो क्या हो गया, उसको भूल ही गया कि उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उसको सारी चीजें याद है, लेकिन वो जो उसके लाइफ में जो वो इवेंट हुआ उसको वो याद नहीं रहता है। ये किसमें देखने को मिलता है हमको, डिसोसिएशन में। नेक्स्ट है हमारा फैंटेसी। फैंटेसी में होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो क्या करता है, इस इच्छा को जो है सपने देखकर पूरा करने की कोशिश करता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा प्लेयर बनना चाहता है या वो अचीव करना चाहता है किसी भी चीज को, अब क्या है कि अगर वो रियल में नहीं कर सकता तो वो क्या करता है, फैंटेसी करता है। अब वो क्या करता है, बैठा है, बस आंख बंद किया, उसके बारे में सोचे जा रहा है कि अरे हम तो बहुत बड़े प्लेयर बन गए, हमें अवार्ड मिल रहा है, हम तो बहुत अमीर आदमी बन गए, हम तो कार पे घूम रहे हैं। इस तरीके से व्यक्ति क्या करता है, सोचता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फैंटेसी बोलते हैं, जो कि क्या है, निगेटिव मेंटल मैकेनिज्म है। अब हमारा नेक्स्ट होता है रिग्रेशन, प्रतिगमन। उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो उस अपने ईगो को जो है ना बचाने के लिए, वो इड ईगो, सुपर ईगो वाला जो ईगो होता है ना, उसको बचाने के लिए व्यक्ति क्या करता है कि अपने से कम उम्र के व्यक्ति के जैसा वो बिहेवियर शो करता है। किसमें, रिग्रेशन में। इसमें मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई महिला है, ठीक है, कोई फीमेल है, अगर उसको कुछ मतलब तकलीफ हुई, ठीक है, तो वो क्या करने लग जाती है कि अपने से कम उम्र के बच्चों जैसा बिहेवियर शो करने लग जाती है, रोने लग गई, बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गई, बच्चों की तरह करने लगे। इसके अलावा व्यक्ति स्ट्रेस में है, वो काफी बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है, 40-50 साल का व्यक्ति हो सकता है, 35-30 साल का व्यक्ति हो सकता है, वो स्ट्रेस में है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, जो है नेल बाइटिंग कर रहा है। ये क्या किसमें देखने को मिलता है, रिग्रेशन में। मतलब व्यक्ति अपना एज से कम एज के जो बच्चे हैं या कम एज के जो लोग हैं उनके तरीके का बिहेवियर वो शो करने लगता है रिग्रेशन में। अब हमारा नेक्स्ट आता है एक्टिंग आउट। इसका हिंदी है क्रिया करना, मतलब यहाँ पे कुछ काम करने की बात हो रही है, इसमें कुछ काम किया जाएगा। इसमें बेसिकली होता क्या है कि व्यक्ति जो है किसी कारण से अगर परेशान हो तो वो उस चीज को बोलता नहीं है, बोल कर नहीं बताता है, बल्कि वो क्या करता है, कुछ ना कुछ करने लग जाता है, जिससे आप अब उसके काम को देख के समझिए कि वो व्यक्ति ये कहना चाह रहा है। वो बोलेगा नहीं। जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा है, वो गुस्सा है, गुस्सा से बाहर से घर आया है, अभी गुस्से में, वो बोलेगा नहीं कि मैं गुस्से में हूँ या इस तरीके की दिक्कत हुई, बल्कि वो अपना कॉपी उठा रहा है, उसको पटक रहा है, वो अपना बैग उठा रहा है, उसको पटक रहा है, मतलब गुस्सा कर रहा है। वो क्या कर रहा है, सामान को इधर फेंक रहा है, उधर फेंक रहा है, इसको इधर तोड़ रहा है, उधर फोड़ रहा है, लेकिन वो बोल नहीं रहा कि जो है आज मैं गुस्से में हूँ या इस वजह से मुझे गुस्सा है। तो ये एक्टिंग आउट में जो होता है यही देखने को मिलता है।
फिर हमारा आता है सोमेटाइजेशन। सोमेटाइजेशन जो है उसमें क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा ये चीजें बढ़ जाती है ना, वो इमोशन जो होते हैं उसका हमारे फिजिकल लेवल पे क्या होने लगता है, इफेक्ट देखने को मिलता है। जिसके वजह से मान लीजिए फिजिकल लेवल पे किस तरीके का इफेक्ट देखने को मिल सकता है, व्यक्ति का जो है ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह की वजह से जो है व्यक्ति में क्या हो गया, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई। तो ये जो होता है वो सोमेटाइजेशन में देखने को मिलता है। फिर आता है यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अपना फॉर्म कन्वर्ट कर रहा है। देखिएगा इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें फॉर्म कन्वर्ट कर रहा है। वो स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अपना फॉर्म कन्वर्ट करके क्या कर रहा है, व्यक्ति में हेडेक ला रहा है, या फिर जो है व्यक्ति को क्या कर रहा है, पेट दर्द हो रहा है या कुछ फिजिकल सिम्टम देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बस वो है कॉन्फ्लिक्ट के बस प्रेजेंट होने से क्या हो रहा है, या फिर व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, उसकी वजह से ही क्या हो रहा है, व्यक्ति का बीपी हाई हो गया है। तो ये देखने को मिलता है सोमेटाइजेशन में। अब हमारा है आइसोलाइजेशन। आइसोलाइजेशन का मतलब आइसोलेट करना, अलग करना। अब इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है ना वो अपने आप को आइसोलेट कर देता है। अब किसी भी चीज को करने जा रहा है उससे क्या करता है, अपने आप को इमोशनली रूप से आइसोलेट कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो पोस्टमार्टम रूम गया है पोस्टमार्टम देखने के लिए। अब अगर वो सोचेगा ये बॉडी है, शरीर है, ये इंसान है, इस तरीके से वो सोचेगा, इमोशनली एस्पेक्ट रखेगा, तो वो क्या होगा, उस चीज को नहीं देख पाएगा और वहां से वो भाग जाएगा। लेकिन आइसोलेशन में क्या करता है, व्यक्ति वहां से अपने इमोशंस को हटा लेता है। वो बोलता है यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे जांच हो रहा है, शरीर है, बस ये एक बॉडी है और इसका जांच हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है और हमको इसको क्या करना है, देखना है। तो इस कारण से क्या होता है, फिर व्यक्ति वहां पे देख सकता है। अपने आप को क्या करता है, इमोशनल जो पहलू है उसको क्या कर लेता है, वो साइड कर लेता है, उसको क्या कर लेता है, आइसोलेट कर लेता है, उस जगह से उसको क्या करता है, अलग कर लेता है। अब आता है स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग का हिंदी होता है विखंडीकरण। स्प्लिंटिंग कुछ टूटने जैसा। अब देखिए स्प्लिंटिंग में क्या होता है कि व्यक्ति को इस तरीके से लगता है या तो सब कुछ अच्छा ही है या तो सब कुछ बुरा ही है, बीच के लेवल पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब दुनिया में सब कुछ अच्छा ही होता है या तो कुछ सब कुछ बुरा ही होता है, ठीक है। बीच के लेवल पे जो होता है वो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको सब कुछ अच्छा ही लग रहा होता है दुनिया में या तो सब कुछ बुरा ही, बीच में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अगर उसका दोस्त जो है उसने उसे खाने पे बुलाया, अगर उसके दोस्त ने उसके साथ खाना नहीं खाया, उसे ऐसा लगता है कि उसका दोस्त जो है बिल्कुल बेकार है क्योंकि उसने उसके साथ खाना नहीं खाया। कहने का मतलब ये है कि बस उसके दोस्त ने खाना नहीं खाया, इसके लिए क्या हो गया, उसका दोस्त पूरा का पूरा बेकार ही हो गया। मतलब इस तरीके का जो व्यक्ति होता है उसको ये लगता है या तो सब कुछ अच्छा है या तो सब कुछ बुरा है, बीच में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। हो सकता है दोस्त ने खाने के लिए मना किया होगा, उसका मन नहीं होगा या पेट भरा होगा पहले से, लेकिन वो इस तरीके से नहीं सोचता। उसको लगता है या तो अच्छा है या तो बुरा है, बीच में तो कुछ होगा ही नहीं। अगर दोस्त ने खाने के लिए मना किया, वो खाने से इनकार किया, तो इसलिए मेरा दोस्त क्या है, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल खराब है। तो ये क्या था, मेरा निगेटिव मेंटल मैकेनिज्म था। ये 14 टाइप था, इसको हम लोगों ने कवर कर दिया। ये जो मेंटल मैकेनिज्म है ना, खास करके निगेटिव मेंटल मैकेनिज्म, अगर व्यक्ति उसका यूज बहुत ज्यादा कर रहा है तो व्यक्ति क्या हो जाता है कि ये एक तरीके से हमें कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन से बचाता है, हमें स्ट्रेस वाली सिचुएशन से बाहर निकालता है और हमें बचाता है। लेकिन अगर इसका यूज बहुत ज्यादा करने लग जाता है तो व्यक्ति में माल एडजस्टमेंट देखने को मिलता है और व्यक्ति अपना सेल्फ इमेज को खो देता है और क्या होता है, मेंटल इलनेस की तरफ जो है वो बढ़ जाता है। मतलब उसमें मेंटल इलनेस जो है उत्पन्न होने का चांस होता है वो बढ़ जाता है। व्यक्ति क्या करता है, जब इसका यूज ज्यादा करता है तो व्यक्ति अपना सेल्फ इमेज को क्या करता है, खो देता है। ये सारा जो हमने पढ़ा ये हम जो है इसका यूज करते हैं, हर व्यक्ति इसका यूज करता है, लेकिन ये अनकॉन्शियस लेवल पे होता है तो हम इसको एफर्टफुली नहीं करते, इसलिए हम उतना अवेयर नहीं रहते।